एमआर क्लास में आपका स्वागत है फिर से। जैसे कि मैंने कब से कहा था कि आधुनिक भारत को लेकर के कुछ चर्चाएं करेंगे, कुछ बातें करेंगे। क्लास 11 12 हो या 6 हो या फिर है ना, पर्पस ऑफ अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज एलिजिबल ऑफ दिस चैप्टर्स, है ना। ये आधुनिक भारत की जो शुरुआत की जो चैप्टर है, ये सभी के लिए कार्य, चाहे वो 6 क्लास के बच्चे पढ़े, 8 7 का पढ़े, 8 का पढ़े, 12th क्लास के पढ़े, या फिर है ना कॉम्पिटिटिव का पढ़े। इनमें सभी के लिए ये सभी में है, क्योंकि अगर हम शुरुआत करते हैं तो आप देखिएगा कि ना आधुनिक भारत के शुरुआत में है ना क्लास, अगर तो मेरे हिसाब से जितना मैंने अधिक ग्रहण किया है तो ये शुरुआत 8वीं क्लास से ही शुरू हो जाती है। लेकिन उससे अगर पहले की हम बात करें तो मध्यकालीन एवं प्राचीन भारत की शुरुआत आपको शुरू हो जाएगी एनसीईआरटी की बुक में करीब 6 क्लास में। हालांकि हमारा विषय यह नहीं है कि किस बुक से स्टार्ट होता है, परंतु हाँ, आधुनिक भारत की जब हम बात करते हैं जिसकी एक झलक, क्योंकि हम आधुनिक भारत की एक झलक की बात हम कर रहे हैं, तो उन झलकों में कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 में यहाँ आगमन हुई थी इसका भारत में, इन कई हिस्टोरियन का कहना है, कई हिस्टोरियन या फिर कह सकते हैं कि भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि हाँ, कई भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि आधुनिक भारत की जो शुरुआत हुई उन शुरुआतों में बक्सर का कोई कहता है कि 1700 बक्सर का युद्ध, कोई 1857 का युद्ध कहते हैं, कोई 1853 जो उड़ीसा में राजमौज के जो राज्य थे यहाँ से उनकी क्रांति। हालांकि ये एनसीईआरटी के बुक्स में भी आपको ये मिल जाएगा। चैप्टर 6 में आपको पलट के देखेंगे तो करीब 4 या 5 जैसे ही चैप्टर्स आप कंप्लीट करते हैं तो आप देखिएगा कि उसमें एक पन्ने में आपको ये दिया गया है। हालांकि तो आधुनिक भारत की शुरुआत 1857 से कोई मानते हैं और कोई 1764 से लेकर के बक्सर का युद्ध में ये मानते हैं। लेकिन विषय है कि आधुनिक भारत की शुरुआत हुई तो हुई कहाँ से, कब हुई, कैसे हुई, है ना, किस प्रकार हुई। तो क्योंकि इसकी कोई एक जो तिथि होती है किसी चीज की आने जाने या समय की आने की कोई तिथि तो होती नहीं है कि आज समय ये स्थिति आएगी, क्योंकि ये हम अनुसार अपने ये डिकोडिंग कर चुके, डिकोड किए हैं, अपने अनुसार पढ़ने के लिए बांट रखे हैं कि ये हमारी समझ में है। हालांकि इसकी कोई चीज तो उसी प्रकार जब कोई इससे यार कोई समय आता है या सदी आती है तो वो आती ही वो समय बढ़ती ही जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि हम उसको किस प्रकार से उसको बांटेंगे और किस नजरिए से हम देखते हैं, इसकी दृष्टि पे नजर रखते हैं कि उस दृष्टि से हम देख सके। हालांकि इनके आगमनों की अगर चर्चा करते हैं तो इन आगमनों में ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ना, जो कि यहाँ से 1750 तक तो ये मानी जाती है कि 1750 का मानते हैं कि 1600 में हो गई थी, 1750 तक का मध्य भारत तक के शुरुआत मध्य भारत कालीन ही था। परंतु अगर हम बात करते हैं कि 1750 से आगे के जो कि आधुनिक भारत की आगमन अचानक से किस प्रकार से इसमें घुस जाती है, इसमें आ जाती है, तो उनमें कि इनकी जो शुरुआत हुई उन शुरुआतों की थोड़ी सी दौर को हम भले इसमें शामिल कर सकते हैं, वो कि उस शुरुआत में आखिर कैसे हुई। क्योंकि अंग्रेजों का कहना था, ब्रिटिशर्स का, इंग्लैंडियंस का तथा यूरोपियन, पुर्तगाली और डच कई यात्री यहाँ आए। तो ये यात्री जब यहाँ आए तो उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। उन पुस्तकों के अगर हम आधार मानते हैं या भारतीय इतिहासकारों के आधारों के अनुसार हम लेखकों को मानते हैं तो उस हिसाब से ही हम आधुनिक भारत का व्यापार जो शुरुआत है तो व्यापार से साम्राज्य जो हमें पढ़नी है ना, जो हम इस बातों को लेकर के टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे, जिसमें आप व्यापार से साम्राज्य तक और किस प्रकार वो साम्राज्य ना साम्राज्य यानी कि कंपनी तक, अर्थात मतलब कंपनी किस प्रकार अपने यहां सत्ता स्थापित कर लेती है, सत्ता स्थापित, ये उन पर डिपेंड करता है और उन पर शासन चलाते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर देखेंगे तो है ना ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना,
ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चला। ये आधुनिक भारत की शुरुआत की एक बस जिसमें झलक है। इसमें आधुनिक भारत में अब आती है कि जब ग्रामीण आदि में शासन शुरू हुआ तो आदिवासी आदि कई जनजाति रहते हैं, कौन जनजाति, गोंड जनजाति, तो जो जंगलों में रहते या झूम खेती किया करते थे उनको बड़ा दिक्कत थी, क्योंकि उनके ही नहीं, क्योंकि दिक्कत तो सारे देशों की थी, लेकिन खास करके उन पर बड़ा असर पड़ा। उन असर से क्या हुआ कि उन सभी ने देखो आदिवासी और स्वर्ण युग की कल्पना करने लगे कि जो विदेशी हमारे आए हैं, क्योंकि उनकी यह कल्पना थी कि विदेशी यहाँ से ना रहे, क्योंकि उनके साम्राज्य, उनका यह मानना था कि जब वो शांति से अपना झूम रह करके खेती करे। परंतु जब से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई, उनकी रहना खाना पीना या ना जीवन की व्यस्तता को बुरी तरह से प्रभावित कर चुके थे, क्योंकि जो खास करके ना झूम खेती किया करते थे उनको फैक्ट्री आदि चीजों में मजदूरी करने पर क्या कर दिया कि उन्हें मजबूर कर दिए। इसीलिए एक आंदोलन हुआ कि आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, एक स्वर्ण युग की कल्पना, क्योंकि इसी स्वर्ण युग की कल्पना के लिए बिरसा मुंडा ने एक जन आंदोलन किया था, जो कि जन आंदोलन कब राष्ट्र आंदोलन में बदल गया इसका समय का पता ही नहीं लगा, क्योंकि उनका यह मानना था कि उनको आंदोलन जो स्वतंत्रता इससे चाहिए थी कि अंग्रेजों, क्योंकि उनको इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनको पता तब चला जब इस सबके उनके जीवन को प्रभावित करने लगे ना, खेतों में जंगलों में है ना आकर के हस्तक्षेप करने लगे, तब इन सबसे परेशान होकर इन्होंने किया, क्योंकि अब बिरसा मुंडा इनके नेता हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब जब स्वर्ण युग की कल्पना जब समाप्त होती है उनकी, तब एक जनता बगावत करती है। तो आगे हमें पढ़ना है कि जब जनता बगावत करती है, अब जनता बगावत करती है, जैसे कि अब जनता की बगावत होगी 1857 में कई बगावतें हुई है ना, जिसको विद्रोह का नाम दिया गया अंग्रेजों के से। अगर अंग्रेजों के नजरिए से उनकी दृष्टि से हम देखते हैं तो वो इसे क्या विद्रोह का नाम देते हैं, अर्थात वो अपने खिलाफ, वो राष्ट्र के खिलाफ विद्रोह हमें कर। लेकिन हम अगर हिस्टोरियन या इंडियन भारतीय के नजरिए से देखते हैं तो हमारे लिए वो विद्रोह नहीं था, वो एक आंदोलन थी, जो है ना एक क्रांति थी, जो हमारे देश के हमारे गरीब जो प्रजा थे ना उनको इस सब से छुटकारा दिलाने के लिए किया गया था, ताकि वो एक अच्छा युग जी सके, एक अच्छी जीवनी जी सके। इसीलिए ताकि उसे विद्रोही का नाम दे दिया गया। तो ये अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी, कि हम इसे क्या समझते हैं। हालांकि ये बार बार ये यूपीएससी और बीपीएससी इस बात करके नई नई चीजों को सोचती है कि क्या ये विद्रोही कहना सही है, या नए नए हिस्टोरियन इन बात को लेकर के चर्चा करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी चर्चा करें। बिल्कुल। तो क्या ये विद्रोही कहना सही है कि जो अपने घर में आए, अपने हक को पाने के लिए जो लड़ाई लड़ी, संघर्ष कर रहे हैं, क्या वो विद्रोह है? या फिर जो हमारे हमारे ही वस्तुओं पर, हमारे घर पर, हमारे देश पर कब्जा करके बैठ चुके हैं, आए कि हम खाना खाने आए, बैठने आए हैं, आदि चीजें करने आए, व्यापार करने आए हैं, और व्यापार के बहाने हमारे यहाँ हमारे पूरे संपूर्ण क्षेत्र पर वो कब्जा कर बैठे और उनके प्रति हम बोले भी नहीं, क्या इसको विद्रोह का नाम दिया जाए? नहीं। बिल्कुल सोचिए ना,
जब जनता बगावत करती है तो उनको कुचल दिया जाता है और एक नई शुरुआत की जाती है। अब आते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के कारीगरों की ना, सूती वस्त्र के कारीगर ना, शिल्पीकार आदि के लोगों को इनकी कामों को इनके ना में हस्तक्षेप करके भारतीय वस्त्रों का पतन व्यापार इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, अफ्रीका अर्थात कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भारत का व्यापार का वो सूती वस्त्र का बोलबाला था, वहाँ उसे समाप्त कर और हमें खुद भारतीय छपाइयों को वहाँ मशीनों के द्वारा छपाई कर और पुनः फिर से भारत में बेचना, और इस प्रकार से भारत के कपड़ों वस्त्रों का बाजारों का पतन होता है। और पतन पश्चात वो यहीं के लोगों को अपनी सामानों को भारत को एक बड़ा बाजार के रूप में देखते हैं, और इस बाजार के रूप में देखते हुए यहाँ के कारीगरों का ना जो कि पेशगी मिलती है वो पेशगी देना बंद कर देते हैं, और इससे क्या होता है उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, जिससे क्या होता है कि वो मजदूर के रूप में खटने को तैयार हो जाते हैं। तो इनकी स्थिति जो होती है दयनीय है। तो अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं कि बुन करो या शिल्पकारों या कि लोहा बनाने कुछ टेक्निकल लाइट्स इशू हुए थे इसलिए कोई बात नहीं। यहाँ तो हमारा पकड़ ये था कि ना बुनकरों, लोहा बनाने वाले तथा फैक्ट्री मालिक, इनको लेकर के बात करते हैं। तो इनके जो मालिक है जो कि 19वीं सदी तक आते आते यानी कि 19वीं सदी तक जो मद्रास तक में खास है कई उद्योगों, कई फैक्ट्रियों का इसमें मद्रास में, बंबई में कई फैक्ट्री लगना शुरू हुए थे, जिससे कि नई कल्पना युग जो कहते हैं कि भारत की एक नई वस्त्र शुरुआत हुआ था। परंतु इसके पतन में जो रहा, जो खास करके ब्रिटेन, यूरोप के जो देश रहे, वो भारतीय वस्त्रों को पाबंदी लगा दिए थे, क्योंकि उनके वस्त्र जो थे ना भारतीय वस्त्र के आगे काफ़ी अच्छे नहीं थे, उनकी क्वालिटी बहुत ही खराब थी, जिसके कारण भारतीय कपड़ों का वर्चस्व रहा, जिसके कारण 18वीं सदी यानी 16वीं शताब्दी से हम बात करते हैं, यानी कि पुराने समय से, तो 16वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं सदी आते आते 19 ना भारतीय कपड़े वस्त्रों का जो व्यापार रहा चरम पे था, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि इनमें छपाई, मोटेदार रेशे, मलमल के कपड़े है ना, कैलिको के कपड़े, जो कि सूत्री वस्त्र को यूरोपीय कैलिको कहा करते थे। डच लोग जब यहाँ आए मसालों के लिए, जब तो मसाले ले जा रहे थे साथ में वस्त्र भी लेकर के गए थे, जो कि इन्हें बहुत अच्छी, और यहाँ से ले जा करके वो यूरोपीय बाजार में तथा अमेरिका, फ्रांस आदि में वो नीलाम करके बेचा करते थे, जो कि इन्हें बाद में इन वस्त्रों का अच्छा खासा मुनाफा आया। तो इन मुनाफों के लालच में वो भारत पुनः आए, जैसे आने के पश्चात वो कई लोगों के व्यापार आदि चीज़ों के बहाने ना यहाँ कब्जा करके और फिर अर्थात कि इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा करके इन मिल फैक्ट्री आदि बना करके हमको कारीगर जो रहे उन कारीगरों को दयनीय स्थिति पैदा हुई। हालांकि अब आता है कि जब ऐसी स्थिति जब हुई तब आगे जनता को ना जब यहाँ और फैक्ट्री बन गई और ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के 1857 के बाद, तो यहाँ से जब आगे जैसे जैसे बढ़ रहे थे तो उनके दिमाग में एक बात आया कि क्यों नहीं इन्हें शिक्षित किया जाए ना। हालांकि देखिए ये शिक्षा की बात वो कर रहे हैं जो कभी हमसे कभी आगे नहीं रहे ना, क्योंकि वो उनका मानना था कि भारत जो देश था वो वहाँ शिक्षा आदि चीज़ों का अभाव रहा वहाँ के लोगों का। परंतु ये भ्रम भी उनके टूट गए जब हड़प्पा सभ्यता के खुदाई हुई, उनकी जो मिलना शुरू हुई थी, इनके प्रमाण मिलना शुरू हुए थे, तो ये भ्रम भी ये उनका
टूट गया कि नहीं, इससे पहले भी इनका रहा है। और इसका प्रमाण भी जाके पता चल रहा मिल गया, क्योंकि दुनिया में अगर गणतंत्र की जो शुरुआत हुई वही बिहार से भारत की देश में हुई थी, मगध में हुई थी, जो कि यह दिखाता है कि उनसे कहीं ज्यादा सभ्य एवं शिक्षित हुआ करते थे। अगर ऐसा नहीं था तो अगर तक्षशिला की बात करते हैं तो जब जो चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला में जब पढ़ाई थी कौटिल्य के राजा कौटिल्य आचार्य ना, तो वो उन्होंने कहाँ क्या चाहते थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय के, जो कि अभी पाकिस्तान में पाकिस्तान में है, जो कि उनके साथ। तो अब बताइए, तो क्या हम उनसे पीछे थे या वो हमसे पीछे थे? यानी कि हमारे वस्तुओं को ले जा करके वो स्टडी किए, स्टडी करने के बाद कॉपी पेस्ट किए और फिर पूरा हम ही सिखाने आए किसी प्रकार से हम ना उनको व्यापार करते हैं या सभ्य रहते हैं। ताकि इन बातों को छोड़ आगे चलते हैं कि जैसे वो देसी जनता को सभ्य और शिक्षित बनाना चाहते थे कि वो कैसे रहते हैं इन जीवन में, कैसे उनको जीना है, कैसे रहना है, चलना है, बोलना है आदि चीजें, ताकि और राष्ट्र को शिक्षित करने के प्रति उनका यह उद्देश्य रहा। उद्देश्य रहा कि कोई जरूरी नहीं कि जो उद्देश्य था उनके शिक्षित करने की थी या फिर अपने चीजों को हमारे ऊपर भारतीयों पर थोपने की रही ना जबरदस्ती, और उनका यह नाम दे दिया गया कि हम इन्हें शिक्षित कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें शिक्षित करने का यह आ रहा था बात, तो वो शिक्षा के समय पूरे देश में जो तरह से क्रांति फैलाया, कब्जा किए, वो शिक्षा की क्रांति ले आते। हालांकि वो शिक्षा की क्रांति की वजह सबसे पहले यह उन्होंने उचित समझा व्यापार को ज्यादा फैलाना, तो व्यापार फैला रहे थे। तो इससे यह साबित होता है हमारे लिए तो कि वो यहाँ शिक्षित करने नहीं, सभ्य बनाने नहीं, वे व्यापार करने आए थे और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा के ही जाना चाहते थे। हालांकि फिर उन्होंने एक महिला जाति एवं सुधार एक कल्पना की। नोट कर लिए, कर लीजिए, थोड़ा हट जाते हैं। अब कि किस प्रकार से ना वो आगे बढ़ते हैं कि महिला सुधार की बात कर रहे थे, जाति एवं सुधार की बात कर रहे थे। महिला सुधार में जैसे कि उन्होंने कि सती प्रथा आदि चीजों का बंद करना है ना, एवं जाति आदि चीजों में यानी कि छुआछूत आदि चीजों को समाप्त करना चाहा, परंतु वो कर नहीं पाए। उनका मानना है कि वो पूरी तरह से इसमें सफल रहे, लेकिन वो असफल रहे। हालांकि क्योंकि अगर हम देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात या भारतीय स्वतंत्रता के पहले भी, यानी कि वो किस प्रकार से हमारे साथ व्यापार करते, गुलामों की तरह, है ना, गुलाम बेचा और खरीदा भी। जबकि अमेरिका में जब 1763 ईस्वी में अमेरिका ने आजादी पाई, तब गुलामों को बेचना आदि चीजें बंद हो गया था वहीं पर। और यही चीजें जब भारत में आया तो अभी भी यह प्रक्रिया इन्होंने यहाँ शुरू की। कंपनी इन चीजों को यहाँ देना शुरू की, इन चीजों को कि गुलाम की प्रथा अभी बिक, और इसी गुलाम के प्रथा के दौरान ना 1857 में जब मंगल पांडे ने जब विद्रोह किया था, तो उस विद्रोह के दौरान भी की एक घटना आई थी छुआछूत की और गुलामों को खरीद तथा बेचने की। हालांकि ये जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब आपको आगे लेकर चलेंगे ना, कि इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें कोई कोई बिंदुओं कौन से महत्वपूर्ण है, इन बिंदुओं पर नजर डाल रहे हैं। तो काली जी कन्या पर नजर डालोगे ना? रास्ता में कोई दिख जाए तो ऐसे करके तो बस ये शुरू हो जाएगा। बस कोई आप यहाँ से गुजरे, कोई लड़ाई कर रहा हो तब देखो मजे, या कोई पाकिस्तान के बारे में कह दे, चचा जी के बारे में। आजकल तो यहाँ नीतीश बाबू भी हैं, चचा जी यहाँ हमारे यहाँ करके, है ना। तो देखिए यहाँ लाएंगे पता नहीं 5-6 बातें रहते हैं कि क्या, कि आगे बढ़ते हैं। हमारा ले चलते हैं आपको। उसके पश्चात हमारा शुरू हो जाता है राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक,
तो अब है कि राष्ट्रीय आंदोलनों में इनकी भूमिका क्या रही, कैसे आई, किसने किया और किन किन चुना। तो इन आंदोलनों में जैसे हम बात करेंगे, क्योंकि यह आंदोलन हुआ तो या फिर है ना राष्ट्रीय, है ना राष्ट्रवाद की ये विचार सामने आया है कि उसमें अगर बात करते हैं, तलाश करते हैं कि सच को क्या, तो राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन से 1870 के दशक में, 1870 के दशक से 1947 तक, 1947 ये हमारा आधुनिक भारत का अंत है ना। ये अंत हम नहीं कह सकते क्योंकि ये समकालीन ये भी चल रहा है, तो ये एक तरह से मानना भी, क्योंकि ये दौर खत्म हो चुका है, क्योंकि यह मानना हमारा भी है कि यह दौर आधुनिक भारत चल भी रहा है और एक तरह से खत्म हो गया। तो आधुनिक भारत चल रहा है या खत्म हो गया, या समकालीन जो कॉन्टेम्परेरी हमारी चल रही है समय के अनुसार, इन दोनों में कि ये खत्म, आधुनिक खत्म हुई तो हुई कब और ये कंटेम्परेरी समकालीन शुरू हुई क्या। हालांकि मेरा मानना है या आपका मानना है या कई हिस्टोरियंस का मानना है कि स्वतंत्रता तथा स्वतंत्रता तक ना, ये स्वतंत्रता ही हुआ, लेकिन ये आधुनिक अभी खत्म नहीं हो, क्योंकि आधुनिकीकरण हुई थी और ये आधुनिक थोड़ा और मॉडर्न होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जो कि इसे एक नाम दिया गया समकालीन, जो हमारे समय में हो रहा है ना, इसलिए समकालीन। क्या हुआ, जिस कन्या के पीछे जाना भागो सुना छोड़ दो। तो अब इसके पास स्वतंत्रता के पश्चात पढ़ते हैं संविधान का निर्माण, है ना, फिर उसके पश्चात 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, है ना, 99 का युद्ध, है ना। अब तो ऑपरेशन सिंदूर भी पढ़ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तैयार रहिए आपके लिए, क्योंकि यह ऑपरेशन सिंदूर भी आपके सिलेबस में ऐड होने वाला है। चलो, ये करंट अफेयर ही नहीं, ये एक ऐतिहासिक घटना थी और ऐतिहासिक घटनाओं को हमेशा इतिहास के तौर पे जोड़ा जाता है। तो ये आधुनिक भारत में भी आपके स्वतंत्रता के पश्चात में मुख्य युद्धों के रूप में ये गिना जाएगा, तो आप जरूर याद रखें। अब विश्व आधुनिक है ना कालीन और भारत, ये भी आपको पढ़ने हैं। हालांकि जो कि फ्रांसीसी क्रांति और यूरोप में साम्राज्यवाद, रूसी क्रांति, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय तथा भारत में राष्ट्रवाद आदि बात करते हैं। तो भूमंडलीय विश्व का बनना, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, यह जो शब्द है बार बार आता है हमारे किताबों में। तो ये जो उपनिवेशवाद है, आखिर उपनिवेश है क्या, उपनिवेशवाद, तो जब भी कोई एक राज्य या एक देश दूसरे देश पर अपना सत्ता स्थापित कर लेती है तो उपनिवेश। जब भी कोई व्यापारी आकर के यहाँ सत्ता जमा ले तो कह सकते हैं, यानी कि विदेशियों का आगमन और पुनः फिर हमारे स्थानों पर उनका कब्जा हो जाना। आधुनिक विश्व में चरवाहे, है ना, उपनिवेशवाद, विदेश देश में विद्रोही राज्य, और इन राज्यों की बात करते हैं। जैसा कि ये एक मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन क्लास है ये, इसमें सिर्फ आपको आधुनिक भारत के आगमन एवं इनकी चर्चाएं थी कि इन आधुनिक भारत चर्चाओं में आपको ये पढ़ना कौन सी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु है आपको पढ़ने आधुनिक भारत में, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ से पढ़े, कहाँ छोड़े, क्या नहीं पढ़े। तो देखिए इन राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीयकरण आदि से जो पढ़ना है, राष्ट्र शुरू हुआ, किस प्रकार से व्यापार साम्राज्य तक प्रगति और उनमें सत्ता स्थापित के बीच में क्या क्या हुए, उन बातों को, उनमें कौन सी चीज़ें हुई, मालवारी हुए, गुलाम बने, है ना, उनसे फिर उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए, है ना, बंगाल में दीवानी ली आदि चीज़ें। ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन, जो कि बंगाल में दीवानी लेने के पश्चात, क्योंकि जो
चांदी के बदले में यहाँ व्यापार दे करके सामान को ले जाया करते थे अंग्रेज। ना दीवानी यहाँ जब मिल जाएगी फरूख यहाँ जफर द्वारा, तब यहाँ उनको वस्तु चांदी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहीं से उन सिक्कों से, उन धन से यहाँ की वस्तुओं को का क्रय करके और विदेशों में यानी कि इंग्लैंड में, वेल्से में आदि अमेरिका यानी कि यूरोपीय बाजारों में नीलाम किया करते थे और ये मुनाफा को लेकर के और पुनः यह भारत आते थे। अर्थात तो इनकी यह स्थिति यहीं से शुरू हुई और यहाँ से इनका और मुनाफा कमाने का लालच बढ़ा। तो ये थी आज की सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास की आधुनिक भारत की एक झलक जो समाप्त होती है। अगले क्लास में बने रहिए, आपके लिए इसका लेक्चर 1 का इंतजार कीजिए। बहुत ही जल्द लेक्चर 1 लेकर आऊँगा आधुनिक भारत का। तब तक के लिए आप इसे नोट कर सकते हैं।